सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफआरबी, जिसमें कि आज से हम लोग इस वीक स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। एंड ये पहला लेक्चर रहेगा जिसमें अर्ली मेडाइवल देखेंगे। अभी इस्लामिक इन्वेजन कल के लेक्चर में देखेंगे और डेली एक ही लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। तो कल के लेक्चर में देखेंगे इस्लामिक इन्वेजन, जहाँ से एक्चुअल हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। बट उसके पहले का जो पार्ट है जिसको हम अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री के तहत पढ़ेंगे, इसमें हम चोला एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर चोला जो हमारी डायनेस्टी रही उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हमने चोला के बारे में ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हमने जो हमारा संगम एज था उसमें भी पढ़ा था, जहाँ हमने चेरा, पांड्या और चोला के बारे में पढ़ा था। लेकिन हमने देखा था चोला सबसाइड हो गए थे, पल्लव वगैरह आ गए थे, वो डोमिनेट कर गए थे सीन में पल्लव। लेकिन अब पल्लव की जगह ही चोला डोमिनेट करेंगे। कैसे, वो अब हम देखने वाले हैं। इनको हम इम्पीरियल चोला के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। लेटर चोलाज या फिर इम्पीरियल चोला के नाम से भी जानते हैं, जो बाद में आए, ठीक है। यही जो चोला एम्पायर है उस समय जो संगम एज के टाइम पे था वो उतना प्रोफाउंड नहीं था, उसके बारे में इसीलिए हमने इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें पढ़ी नहीं है। हमने बस कराई काल के बारे में पढ़ा कि उन्होंने सिटी ऑफ पूहड़ को जो है, जो कि कावेरी डेल्टा पे लोकेटेड थी, उसको वहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश किया, जिसको कावेरी पट्टम के नाम से जानते हैं। उन्हीं के ही वंशज हैं ये, मतलब ये खुद को ऐसा क्लेम करते थे कि उन्हीं के ही वंशज हैं, उन्हीं चोलास के हम वंशज हैं। तो उन्हीं चोलास के वंशज जो हैं अभी फिर से री एमर्ज होंगे और बहुत लंबे टाइम तक इस सीन को डोमिनेट करेंगे। यहाँ पे ना सिर्फ इस सीन को बल्कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया तक भी इनका डोमिनेशन रहता है, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ तक भी। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे, क्योंकि इनका नेवल एम्पायर या फिर नेवल एक्सपेडिशन बहुत ही तगड़ा था। नेवी के लिए जाने जाते थे चोला एम्पायर। स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक चीज़ सुनिएगा। विजयलाया फाउंडर है ये, जो इंपीरियल चोलाज हैं, फिर लेटर चोलाज जो बाद में आते हैं। पहले तो वो कराई काल हैं, ये वाले थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। विजयलाया कब, ये टाइम पीरियड कौन सा है? टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिमाग में, क्योंकि इससे कई बार जब हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं मिड 9th सेंचुरी एडी की, यानी कि मिड 9th सेंचुरी एडी का मतलब क्या हुआ? रफली आप ये टाइम पीरियड कंसिडर कर सकते हो 850 एडी के समथिंग, ठीक। तो इतना थोड़ा सा दिमाग में, रफ टाइमलाइन दिमाग में याद रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं आपको बोल दूं कि 7th सेंचुरी एडी में नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, तो तुम्हें बताना चाहिए फॉग चल रहा था, नहीं हर्ष चल रहा था, हर्ष, खुशी चल रही थी, है ना। हर्षवर्धन का रूल चल रहा था, अगर आपको याद हो, 606 से लेकर 647 एडी, है ना। अभी नॉर्थ इंडिया में हर्ष के जाने के बाद क्या हुआ वो भी अभी देखेंगे इसी लेक्चर में। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के अंदर देखेंगे वो चीज़, ठीक है। तो विजयलाया, बट इसका इस पूरे लेक्चर का 90% आप समझ लो चोला है, 10% ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है। तो विजयलाया जो है फ्यूडेटरी थे पल्लव के। एक्चुअल में था क्या, मुतरैयार करके एक फैमिली हुआ करती थी कावेरी डेल्टा पे, है ना। कावेरी सबको पता होगा, वैसे तो ज्योग्राफी पढ़ा नहीं है बट इतना तो पता होगा कावेरी रिवर यहाँ पे है। तो इसके डेल्टा पे मुतरैयार करके एक पल्लव के फ्यूडेटरी हुआ करते थे। पहले इनको हराए, तंजौर सिटी इस्टेब्लिश किए, या फिर जिसको तंजावुर बोलते हैं, और पल्लव को भी डिफीट करके यहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। ध्यान रखना कि इन्होंने मुतरैयार को हरा के कावेरी डेल्टा पे तंजौर सिटी इस्टेब्लिश करी, और इन्होंने गॉडेस निशुम्बा सुदनी के लिए बनाया एक मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट, दोनों पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इनको हरा के गॉडेस निशुम्बा सुदनी पे, निशुम्बा सुदनी है, ठीक है। निशुम्बा शुद्ध देवी बोलते हैं, फिर शुद्धनी है वैसे तो इनके लिए टेम्पल बनवाया। देन इनके बाद आते हैं राजा राजा फर्स्ट, राजा राजा द प्रथम, है ना। ये कौन से टाइम की पीरियड की बात करें? 985, दैट मीन्स कि 10th सेंचुरी एडी, लास्ट ऑफ 10th सेंचुरी एडी और बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी एडी, बिकॉज ये क्या था 9th सेंचुरी, अभी 10th सेंचुरी। बीच में रूलर आए, जैसे कि इनके बाद आदित्य वन आए, ठीक है, प्रंटक आए, ठीक है, प्रंटक आए, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हमें राजा राजा द फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी टू महमूद गजनी। अब है क्या, महमूद गजनी के कंटेम्प्रेरी जो है ये भी थे, महमूद गजनी के कंटेम्प्रेरी ये भी थे, राजा राजा वन और राजेंद्र वन भी। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा या फिर दोनों ऑप्शन में होगा तो आपको यही मार्क करना है, ठीक है। यूजुअली जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो महमूद गजनी का राजेंद्र वन ही दिखाता है, और महमूद गजनी को आपको मानना है कि यही कंटेम्प्रेरी था। क्वेश्चन भी एसएससी ने जब पूछा था दोनों ऑप्शन में नहीं थे, पहली बात तो राजेंद्र द फर्स्ट ऑप्शन में था उसमें, ठीक है। तो ये कंसिडर करना है, मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ पे इस वाले सेक्शन में डलवा दूंगा इसको, ठीक है। तो ही डिफीटेड चेराज एट तिरुवनंतपुरम, ठीक है। चेराज को डिफीट किया। चेरा हमने देखा था, रिकॉल करिए, कैपिटल क्या थी? वंजी थी। सिंबल क्या था? वही धनुष बाण था, बो एंड एरो था। डिफीटेड, और इनके वो क्या थे? पोर्ट मुजरिस एंड टोंडी।
डिफीटेड नॉट पांडवास, पांड्यास, ठीक है, पांड्यास एंड कॉन्कर्ड मदुरई। मदुरई इन्हीं की तो कैपिटल हुआ करती थी, पांड्यास की ही, है ना। और इनका क्या वो हुआ करता था एम्ब्लेम, दैट वाज फिश, और इनकी कैपिटल थी मदुरई। मदुरई में हमारी पहली और तीसरी जो संगम हुई थी वो हुई थी, और दूसरी वाली कपाटपुरम में हुई थी, जहाँ पे तोलका पीएम करके टेक्स्ट कंपाइल किया गया था बाई तोलका पीआर, है ना। अभी आते हैं राजेंद्र दी फर्स्ट पे। अच्छा, टेम्पल आर्किटेक्चर भी देखेंगे, अभी वो मत सोचना कि अभी टेम्पल आर्किटेक्चर बृहदेश्वर टेम्पल इन्होंने बनाया, तभी देखेंगे, एक साथ देखेंगे उसको, है ना। तो इन्होंने श्रीलंका में इन्वेजन स्टार्ट किया था, इन्होंने पूरा नहीं किया था, बट पूरा जो करने का काम किया था राजेंद्र दी फर्स्ट, जो इनके अगले रूलर थे, उन्होंने किया था। ही इज़ कंसिडर्ड एज द नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। क्यों? क्योंकि काफ़ी पार्ट इन्होंने, काफ़ी टेरिटरी एक्वायर करी, जैसे, या फिर ये बैटल नहीं आ रहे इस वजह से भी, जैसे हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त को, है ना, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था। और एक फैक्ट और मैंने आपको कल की जो वन शॉट ली थी उसमें भी बताया था, जो कि थोड़ा सा लैपटॉप की वजह से उसका इनिशियल पार्ट ढंग से कल नहीं हो पाया था, है ना। लेकिन खैर नॉलेज तो पूरा उसमें मैंने डिलीवर करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो वन शॉट की अगर बात करें तो इसमें मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था रिगार्डिंग समुद्रगुप्त, कि इनके टाइम पे ही श्रीलंका के एक राजा थे, उन्होंने भेजा था कि भाई हम बोधगया में मंदिर बनवा लें, उन्होंने बोला बनवा लो भाई, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को हम जानते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से। क्यों? क्योंकि हमें प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। प्रशस्ति का मतलब क्या है? किसी की प्रशंसा में लिखा गया एक, आप बोल सकते हो, टेक्स्ट, जो हरिसेन ने कंपोज किया था, उसमें लिखा था इन्होंने कि बैटल नहीं आ रहे, तो वी स्मिथ ने इनको बोला ये नेपोलियन ऑफ इंडिया। वैसे ही नेपोलियन ऑफ इंडिया, इनका इस तरह से कोई प्रशस्ति नहीं मिला। अच्छा बताओ, पुलाकेशिन 2 का कौन सा प्रशस्ति था, और वो उसको किसने लिखा था? पुलाकेशिन द्वितीय का प्रशस्ति कौन सा था? कंप्लीटली ओवर रैन चेराज एंड पांड्या। इनको इन्होंने एकदम खत्म ही कर दिया, चेरा पांड्या को हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए तो नहीं, चेरा तो ऑलमोस्ट हमेशा के लिए, बट पांड्या फिर से इनकी जगह पे आ गए थे बाद में। कंप्लीटली कॉन्कर्ड श्रीलंका। श्रीलंका पे जो इन्वेजन है वो स्टार्ट किया था राजा फर्स्ट ने, उसको कंप्लीट किया था, समाप्त किया था राजेंद्र दी फर्स्ट ने। टाइम पीरियड थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। एक्चुअल में जैसे इनका हम कंटेम्प्रेरी बोलते हैं किसको? महमूद गजनी को। इसके बारे में कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका पहला इन्वेजन हुआ था 1001 AD में, ठीक है। ही क्रॉस द गंगा एंड डिफीटेड 2 लोकल किंग्स ऑफ बंगाल, जिसमें कि एक तो हमारे महिपाल जी थे। महिपाल कौन थे? अभी हम देखेंगे। पाल डायनेस्टी एक रूल कर रही थी यहाँ बंगाल वाले रीजन में, ईस्टर्न बिहार और बंगाल वाले रीजन में। तो महिपाल करके एक रूलर थे, इनको हराया था। और जब गंगा क्रॉस करके हराए रूलर्स को, तो इन्होंने टाइटल लिया गंगई कोंडा चोलापुरम ने, जिसने कि गंगा को कोंडा याद आ रहा है? वातापी कोंडा का टाइटल किसने लिया था? पल्लव रूलर नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट ने लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वातापी, दैट इज बादामी के रूलर पुलाकेशिन 2 को हराया था, और हराने के बाद ये टाइटल लिया था कि वातापी का कॉन्करर, यानी जिसने वातापी को जीत लिया। कोंडा का मतलब कॉन्करर, तो इन्होंने गंगा को जीत लिया, यानी वो चोला जिसने कि गंगा को जीत लिया, कोंडा यानी कि कॉन्कर कर लिया है। और इन्होंने नई सिटी भी स्टैब्लिश करी, गंगई कोंडा चोलापुरम, जहाँ पे इन्होंने टेम्पल भी बनवाया, जिसको भी हम देखेंगे। ही कैरिड द नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट द श्री विहाया एम्पायर और शैलेंद्र डायनेस्टी। ये शैलेंद्र डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडोनेशिया में, तो इनके अगेंस्ट भी जो है इन्होंने एक्सपीडिशंस चलाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड चोला फॉट अगेंस्ट दी चालुक्याज ऑफ कल्याणी। ये चालुक्याज ऑफ कल्याणी कौन है? लेटर चालुक्याज ही तो है, मैंने बताया था। चालुक्याज ऑफ वातापी, ईस्टर्न चालुक्याज, जिनकी कैपिटल क्या थी? वेंगी थी। एंड देन इन्हीं की जगह पे ही आपके लेटर या फिर वेस्टर्न चालुक्याज आए थे। इन्हीं की जगह पे वेस्टर्न चालुक्याज या लेटर चालुक्याज आए थे, जिनकी की कैपिटल कल्याणी थी। तो इनको हराने का काम किया था, ठीक है, चोलाज ने। चोला एम्पायर डिक्लाइन ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द 13th सेंचुरी एडी। तो अभी हम ये कौन से सेंचुरी? 11th सेंचुरी एडी की बात करें। 13th सेंचुरी एडी यानी कि 1200 के बाद तक आते आते तक चोला जो है थोड़ा डिमिनिश करता गया, बिकॉज रूलर उतने प्रोमिनेंट नहीं रहे। प्लेस जो है चोला की ले ली किसने? पांड्याज और होयसला ने। अभी चलो देख ही लेते हैं, लगे हाथ फिर। ये है मैप। ये क्या है? ये मैप है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करो कि यहाँ पे और भी चीज़ों की फील तो लेते ही होगे, है कि नहीं? काफ़ी चीज़ों की तुमने फील ली होगी, तो इसकी भी ले लो। तो चोला यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो चोला दिख रहा है, अब ये जो चोला है, ठीक है, ये तो अभी थोड़ा सा सिकुड़ गया है, क्योंकि ये कब का मैप है देखें ज़रा, टाइम पीरियड नहीं लिखा है क्या? चलो कोई नहीं। यहाँ पे जो चोला रूल कर रहे थे, इन्हीं की जगह पे अब आप देखेंगे ये जो चोला एम्पायर है, इन्हीं की जगह पे होयसाल डायनेस्टी आ जाएगी, और इन्हीं की जगह पांड्या ले लेंगे अभी, ठीक है। होयसाल और पांड्या इन्हीं की जगह ले लेंगे। तो होयसाल की अगर बात करें तो इनकी ध्यान रखना, बस इनके रिगार्डिंग एक चीज़ याद रखनी है अपन को, एंड दैट इज़ इनकी कैपिटल क्या थी? तो इनकी कैपिटल थे हालेबीडू, ठीक है। हालेबीडू इनकी कैपिटल थी, और ये जाने जाते हैं स्टार शेप्ड टेम्पल बनवाने के लिए। बस स्टार शेप्ड टेम्पल, ख़त्म। चोला के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, अब ये और पढ़ेंगे। ककातिया जो हैं, ये वारंगल इनकी कैपिटल हुआ करती थी, ककातिया, इसके बस इतना पढ़ना है।
इन्हीं के ही सामंत थे, फ्यूडेटरी थे। कौन? विजयनगर एम्पायर वाले। यहाँ पे जो चोला डायनेस्टी, सॉरी चालुक्य जो डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, इनकी जगह ले ली यादव्स ने, जिनकी कैपिटल क्या थी? देवगिरी थी। जो बाद में मुगल डायनेस्टी के आने के बाद यहाँ पे दौलताबाद बन जाती है, बाद में आपकी औरंगाबाद बन जाती है, और अभी संभाजी नगर है वो। ठीक है, तो देवगिरी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करें, या आपके ये हो गए, एंड पे तो आप देख ही पा रहे होंगे ये कौन है आपके, ये हैं आपके जो ईस्टर्न जो गंगा डायनेस्टी, और ककातियास भी इन्हीं की जगह पे आ गए थे। तो सर्टेन पार्ट में आप देख सकते हैं ये आपके यहाँ पे रूल कर रही थी एक आपकी ईस्टर्न चालुक्यास, जिनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? वेंगी कैपिटल हुआ करती थी। तो चालुक्यास की जगह यादव्स और ककातियास ने एक तरह से ले ली, और चोला की जगह ले ली होयसाल और पांड्या ने। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और ऊपर तो ये आपकी राजपूत डायनेस्टीज थी मेनली, सोलंकीज, परमार, चंदेलास। तो इनके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, तो इतना उनके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे। ये हो गया था। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने मैप पे। ठीक है, गवर्नमेंट पे आते हैं। तो ये अपने लोकल या विलेज गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं। देखो एडमिनिस्ट्रेशन तो सेंट्रलाइज्ड ही था काफ़ी हद तक इनका। ठीक है, सेंट्रलाइज का मतलब है कि रूलर के पास ही ज़्यादातर पावर थी, वही पावर केंद्रित था उसके पास। लेकिन लोकल और विलेज गवर्नमेंट भी यहाँ पे फ्लरिश कर रही थी। दो तरह की असेंबली हुआ करती थी। एक तो जो कॉमन पेजेंट लोगों की असेंबली होती थी, कॉमन पेजेंट मतलब कॉमन किसान लोग जो थे, तो वो जो विलेजेस हुआ करते थे, विलेजेस में तो वही रहेगा कॉमन इंसान या फिर पेजेंट या फिर किसान ही रहेगा, तो उन लोगों की असेंबली हुआ करती थी उर। और इसमें भी जो एक हाई कास्ट थी वेल्लालर। ठीक है, वेल्लाल, या फिर जिसको हमने पढ़ा था वेल्लालर नाम से, याद करो संगम एज के टाइम पे। वेल्लालर कौन होता था? आपका जो जिसके पास बहुत पार्ट ऑफ लैंड है उसको बोलते थे वेल्लालर। फिर आता था ऑर्डनरी प्लोमैन जिसको बोलते थे ऊजावुर। फिर नीचे आते थे आदिमई और कदई सियार, जो कि एक मैनुअल एकदम टीडियस काम करते थे। ठीक है, तो भले ये पेशेंट हैं, लेकिन इनमें भी जो हाई कास्ट होती थी वेल्लाल, वो यहाँ पे एक तरह से उनका दबदबा रहता था इन तरह की असेंबलीज़ में, जिनको उर बोलते हैं, कॉमन पीपल की, कॉमन पेशेंट्स की। सभा जो है ये लर्नेड ब्राह्मण्स की होती थी असेंबली। लर्नेड ब्राह्मण्स मतलब, तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट तरह के लैंड डोनेशंस किए थे इन लोगों ने। किन लोगों ने? चोला ने। तो जो इनको लैंड डोनेशन किया जाता था वो होता था ब्रह्मदेय। उस ब्रह्मदेय को मैनेज करने के लिए ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी सभा नाम से। और जहाँ ब्राह्मण्स नहीं होते थे वहाँ पे उर होती थी। सिंपल। हमने वैदिक एज में भी पढ़ा था, 3 असेंबलीज पढ़ी थी। सबसे पहले तो सभा पढ़ी थी अर्ली वैदिक में, फिर समिति भी पढ़ी थी, और यहाँ पे विदट भी पढ़ा था। ये भी तो लर्नेड ब्राह्मण्स की सिर्फ फ्यू सिलेक्टेड की असेंबली थी अर्ली वैदिक में। और वेमेंस का पार्टिसिपेशन था कि नहीं था? बिल्कुल था। यहाँ पे समिति में, समिति कॉमन पीपल की थी। विदट रिलीजियस या फिर मिलिट्री असेंबली हुआ करती थी ये सब डिसाइड करने के लिए। लेटर वैदिक आते आते तक ये तो डिसअपियर हो गई, और यहाँ पे वेमेंस को पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पे जो हेड होता था सभा या फिर उर में, जो हेड होता था उसको इलेक्शन से वो किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था। अफेयर्स ऑफ द विलेज वर मैनेज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी। अफेयर्स जो है एग्जीक्यूटिव कमिटी मैनेज करती थी, और इलेक्शन जो है होता था इसके लिए। कैसे इलेक्शन होता था? पहली बात तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती थी कि जिसके पास प्रॉपर्टी या फिर सर्टेन पार्ट ऑफ लैंड है वही इलेक्शन में भाग ले सकता है। 3 साल के लिए नियुक्ति होगी। कोई अगर चुनाव किसी असेंबली के लिए, बिकॉज डिफरेंट तरह की वो होती थी ना असेंबली, वो होती थी कमिटी। जैसे कि मान लो ये इन्होंने सभा बनाई, अब सभा के अंडर सब कमिटीज़ होती थी कि ये एग्रीकल्चर देखेंगे, ये इरिगेशन देखेंगे, ये ट्रेडिंग देखेंगे, तो ये सही इस तरह की। तो उसके लिए चुनाव होते थे, और अगर कोई एक बार एक कमेटी का बन गया तो दोबारा नहीं लड़ सकता। उसमें तो बहुत सारी एलिजिबिलिटी थे। तो जिसके कुछ नाम छठे बाद मान लो बाद में, तो उनको वो नहीं होता वो खजूर का पेड़, पाम ट्री जिसको बोलते हैं, उसकी पत्ती में नाम लिखा जाता था, फिर एक लड़के को बुलाया जाता था, वो निकालता था, और इस तरह से इलेक्शन होता था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरह से यहाँ पे होता था। और लोकल विलेज गवर्नमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। ये सारी चीज़ें पता कहाँ से चलती है? अगर आपसे पूछ लेगा ये हमें पता कहाँ से चलती है कि भाई किस तरह से इलेक्शन हुआ, तो एक इंस्क्रिप्शन मतलब कि जो आपके मंदिर होते हैं उनके दीवार में ऐसे लिख देते थे। तो उत्तरा मेरूर करके था एक, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, वहाँ से पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तरा मेरूर कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में एक जगह है चिंगलेमुट। ठीक है, चिंगलेमुट, वहाँ से पता चलता है। इसका नाम है चिंगलेमुट, मत याद रखना, सुन लो। अगर आ भी गया इस पे कुछ चिंगलेमुट पे तो तुम्हें याद आ जाएगा। ठीक है, चिंगले थोड़ा वैसा टाइप नाम है। तमिलनाडु याद रखना, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन।
और सिर्फ चोलास के बारे में नहीं, पल्लवास चोलास के बारे में, सबके बारे में बताता, बट मेनली चोलास के बारे में किस तरह से यहाँ पे विलेज असेंबली में चुनाव वगैरह होते थे उर और सभा के लिए, इन सब के लिए। और उर में ध्यान रखना, जैसे उर तो कॉमन पेजेंट्स की विलेज असेंबली है एक तरह से, उर विलेज असेंबली है ना, सेटलमेंट, या फिर एक तरह से जहाँ पेजेंट लोग रहते थे वो सेटलमेंट को बोलते थे उर। अब अगर उन सेटलमेंट को मिला दें आपस में, कुछ सेटलमेंट्स को ले लें, जैसे 5-6 फिर 4-5 को मिला दे, तो उन्हीं को ही नाडु बोलते थे। तो नाडु ध्यान रखना, जैसे अभी भी हम बोलते हैं ना तमिलनाडु, है ना, तो नाडु का मतलब क्या होता है? नाडु मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस बना देंगे तो उसकी एक जो यूनिट कहलाएगी उसको नाडु बोलते थे, तभी तो तमिलनाडु नाम पड़ा, ठीक है, डिफरेंट यूनिट से मिलके। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ तक कि इसमें ये भी लिखा रहता था कि जिसको वेदों का नॉलेज होगा वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम तो अलग है, नॉर्थ इंडिया अलग है, साउथ इंडिया अलग है, हम इंडिया से अलग होना चाहेंगे, है ना। खैर चलो, तो अभी आते हैं चोला एम्पायर में लैंड डोनेशंस क्या क्या हुआ करते थे। तो लैंड डोनेशन की अगर बात करें तो ब्रह्मदेय, जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय, नॉन ब्राह्मण्स को जो दी जाती थी वेल्लन वगई बोलते थे उसको। जो टेम्पल में कौन रहते हैं? देव लोग रहते हैं ना, भगवान लोग, तो देवदान, ये क्या है? ब्रह्मदेय। वेल्ले लोग जो घूम रहे हैं, वेल्ले लोग नॉन ब्राह्मण, जैसे क्या ये वेल्लन, याद आ रहा है आपको कुछ? वेल्ला में बताया था आपको। उर में भी किसका डोमिनेशन चल रहा था? जो हायर कास्ट थे, वेल्लन, ठीक है। तो वेल्लन वगैरह सिंपल। जैन कम्युनिटी, अगर 3 याद हो गए तो बाकी अब वो याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। पल्लिच छंदम, ठीक है, पल्लिच छंदम इसका नाम था, पल्लिच और छंदम, ये आपका था जैन कम्युनिटी को जो लैंड डोनेट की जाती थी। तो इसी ब्रह्मदेव को मैनेज करने के लिए वो सभा होती थी। चलिए अब आते हैं टैक्स। बहुत तरह के टैक्स आपके, जैसे उत्तरा मेरूर है ना, उत्तरा मेरूर में बहुत सारे टैक्स लिखे हुए हैं कि ये, लेकिन 2 पढ़ने अपने को। एक तो फोर्स लेबर के फॉर्म में जो देना होता था, दैट इज़ वेट्टी, यानी कि जबरन तुमसे मजदूरी करवाएंगे, वो होता था वेट्टी, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा था विष्टी किसके टाइम पे देखा था? जरा रिकॉल करिए। विठी अलग होता था, दैट वाज अ यूनिट। जो डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, जैसे हमने पढ़ा था ना, भुक्ति पढ़ा था, भुक्ति पढ़ा था कि नहीं? भुक्ति क्या होता था? भुक्ति आपका प्रोविंस होता था, जो विषय में आपका डिवाइडेड था, विषय में, ठीक है। और वो फर्दर विठी में डिवाइडेड था, तो वो विठी होता था। विष्टि उन्हीं के टाइम पे ही, उन्हीं गुप्तास के टाइम पे होता था फोर्स लेबर। यहाँ पे वेट्टी है ये, ठीक है, वेट्टी। कादामाई क्या है? लैंड रेवेन्यू, यानी सर्टेन पार्ट ऑफ जो लैंड है वो जो किंग होता था वो दे देता था भाई कि तुम लैंड जो है इतना पार्ट ऑफ लैंड को मैनेज करो और रेवेन्यू हमको यहाँ पे डिपॉजिट करोगे। तो ये फिर यही जो है बाद में क्या होता था कि जब भी ऐसे जो सामंत हुआ करते थे तो उनको लगता था कि अब तो ये रूलर वीक है, जैसे वो अपॉर्चुनिटी देखते थे कि ऐसे रूलर वीक आया, अपनी वो एक ऑटोनॉमी घोषित कर देते थे कि हम इंडिपेंडेंट हैं भाई, और ज़्यादा पड़ा तो उसको मार के अपना एक अलग डायनेस्टी खड़ा कर देते थे। मैंने पहले भी आपको समझाया था वो सामंत की किस तरह से, जो चालुक्य थे वो किसके सामंत थे? वो कदम्ब, जो बनवासी के कदम्ब थे उनके सामंत थे। इन्हीं के सामंत कौन बने बाद में? राष्ट्रकूट इनके सामंत बने, ठीक है। वो कदम्ब किसके वो थे? वो सातवाना के थे। वो ठीक है, सातवाना के कौन थे? आपके वकटक थे, ठीक है। तो ये सारे आपके सामंत हम देखे थे। टेम्पल देखते हैं अभी, मंदिर कौन कौन से बने। तो मंदिर कौन सी शैली में बनेंगे, कौन सी आर्किटेक्चर में बनेंगे, कौन सी स्टाइल में बनेंगे? तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स नगर स्टाइल में, पंचायतन शैली में, पंचायतन स्टाइल में, और यहाँ पे द्रविड़, और यहाँ पे वेसरा स्टाइल। और इसको किसने डेवलप किया था कमेंट में आप बताएंगे। तो बृहदेश्वर टेम्पल 2 थे, बृहदेश्वर टेम्पल 2 थे। एक था कहाँ पे? एक था आपका तंजौर में, ठीक है, और एक था आपका गंगईकोंडा चोलापुरम में। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए समझने में कि, या फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए समझने में कि गंगईकोंडा चोलापुरम वाला किसने बनाया होगा। जिसने गंगईकोंडा चोलापुरम सिटी इस्टेब्लिश करी होगी, किसने करी थी? राजेंद्र दी फर्स्ट ने करी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने वहाँ पे गंगा को क्रॉस करके महिपाल को हरा के आए थे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने टाइटल लिया। तंजौर, ध्यान रखना, तंजौर में राजा 1 ने बनवाया था, और इसी को ही हम बोल देते हैं क्या? इसी को ही हम बोल देते हैं राजा राजेश्वर, ठीक है, राजेश्वर टेम्पल भी इसी टेम्पल को बोल देते हैं जो तंजौर में था। मैं आपको दोनों टेम्पल दिखाता हूँ, घुमाने ले चलता हूँ। ये देखो, ये है तंजौर वाला जो तुम पहले देख पा रहे हो, ये वाला तंजौर वाला है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कितना मैग्निफिसेंट है। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इस पार्ट को, और यहाँ पे चीफ डीटी इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो जल्दी से तुम्हारे आंसर आने चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मंडप। ये पिलर्ड हॉल है, ये पिलर्ड हॉल है। यहाँ पे जहाँ चीफ डीटी इंस्टॉल्ड है इसको क्या बोलेंगे? सैंक्टम सैंक्टोरम या फिर गर्भगृह, ठीक है,
ग्रह बोलेंगे इसको, ठीक है। ये क्या है, ये विमान है, यही तो विमान है। और ये क्या है, शिखर है। नगर स्टाइल में ये जो होता है, नगर स्टाइल में इस तरह का होता है और इसी को ही शिखर बोलते हैं हम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। और यहाँ पे बड़ा सा ग्रेनाइट का पत्थर दिख रहा है तुमको, मात्र पता है इसका वेट कितना, मात्र 80 टन, मात्र 80,000 किलो इसका वेट, बस, ठीक है। और अब सोचो यहाँ तक पहुँचा कैसे होगा ये ग्रेनाइट का पत्थर। तो ये माना जाता है कि बहुत 2 किलोमीटर लंबा एक प्लैंक का वो बनाया गया था इस तरह का, और ऐसे 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 दिन इसको चढ़ाया गया था, इससे ये माना जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला टेम्पल कौन सा है। ये टेम्पल है हमारा जो गंगई कोंडाचुलापुरम में है, जो राजेंद्र द फर्स्ट ने बनवाया था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही टेम्पल शैवाइट टेम्पल हैं। शैवाइट का मतलब है शिव जी को समर्पित, ये शिव जी के मंदिर हैं ये दोनों, ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं ये कौन है हमारे, ये नंदी जी हैं। मैंने आपको बताया था कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स में द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में नंदी बाहर होते हैं, ठीक है। आप अंदर घुसेंगे, पिलर्ड हॉल मिलेगा, मंडप मिलेगा, और ये विमान है, ये शिखर है, ठीक है। ये कलश भी लगा हुआ है इसमें। अब ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये चीज़ जो कि इतना मैग्निफिशेंट नहीं दिख रहा है, जो कि इसमें है बहुत ही मैग्निफिशेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोपुरम, जो कि साउथ इंडिया के टेम्पल में ही आपको देखने को मिलेगा, गोपुरम, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। ख़त्म हो गया, ठीक है। एक और टेम्पल है एंड दैट इज़ ऐरावतेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर तो दोनों देख लिए, ऐरावतेश्वर जो टेम्पल है, ऐरावतेश्वर, इसको राजा सेकंड ने बनवाया था। कहाँ पे, कुंभकोणम में ही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना तीनों ही कहाँ पे हो जाएंगे, तमिलनाडु में हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो, तमिलनाडु में हम लोगों ने पल्लव डायनेस्टी के भी टेम्पल देखे थे, वो शोर टेम्पल्स थे। और कैलाश पशुपतिनाथ की जय है ना, तो कैलाश नाथ टेम्पल हमें देखने को मिला था। दोनों ही तमिलनाडु में है। और एक्चुअल में पल्लव को ही माना जाता है, क्रेडिट दिया जाता है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। शोर टेम्पल या फिर ममल्लपुरम टेम्पल, जो कि आपको महाबलीपुरम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के टाइम पे ही ये आपका कंदरिया महादेव मंदिर भी बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके जो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल है उसमें आता है, ठीक है। खजुराहो के जो मंदिर है उसमें आता है ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। ये भी शैवाई टेम्पल यानी शिव जी को समर्पित एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो ये कंदरिया महादेव कहाँ है, मध्य प्रदेश में, चंदेल डायनेस्टी के शासकों ने बनवाया था। ये तो हम पढ़ेंगे आगे। वैसे ही चालुक्य डायनेस्टी वाला हम्पी में नहीं है, विरूपाक्ष, पढ़ चुके हम लोग। कहाँ पे ये पट्टाडक्कल में है। हम्पी वाला बाद में पढ़ेंगे, जो कि लक्कन महादंडेशा बनवाते हैं विजयनगर एम्पायर में। इसको किसने बनवाया था, कल ही देखे थे, क्वीन पूनम पांडे हैं क्वीन लोक महादेवी, ठीक है, लोक महादेवी, ये हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, ये लोग ब्रॉन्ज के जो एक बोल सकते हैं ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाते थे, बहुत ही मैग्निफिशेंट, अक्रॉस द वर्ल्ड फेमस थी इनकी जो मूर्तियाँ बनाते थे। ये कौन सी टेक्निक, वही जो हम हड़प्पा के टाइम पे पढ़े थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा टाइप है कि भाई किस तरह से पहले मिट्टी का बनाएंगे फिर पिघलाएंगे, वो सब इतना नीडेड नहीं है। तो ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, जरा कमेंट में आप बताएंगे। तो नटराज किसकी बनाते थे मूर्ति, भगवान की या फिर जो भगवान के लिए समर्पित रहते थे उनके लिए। तो नटराज परफॉर्मिंग तांडव, तो नटराज की हमें यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलती है ब्रॉन्ज की, ठीक है। ख़त्म हो गया चोला आपका ख़त्म हो गया। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय युद्ध। अब ये है क्या त्रिपक्षीय युद्ध, तो जब यहाँ पे हर्षवर्धन जी रूल कर रहे थे, इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, कन्नौज। ये पहले किसकी कैपिटल हुआ करती थी, मौखरी की। लेकिन आपको पता है प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी राजश्री की शादी करवा दिए थे ग्रहवर्मन से, तो एक तरह से उन्हीं का फिर हो गया। तो कन्नौज जो है एक तरह से पहले यहाँ पे थानेसर कैपिटल हुआ करती थी, पुष्यभूति डायनेस्टी की, थानेसर। उसके बाद कन्नौज शिफ्ट कर लिए कौन, हर्षवर्धन जी। बट हर्षवर्धन जी यहाँ पे तो खूब एक्वायर किए। यहाँ पे भी हमने देखा था कि अपनी मतलब बेटी की शादी करवा दी थी। यहाँ पे एक रूलर था ध्रुवसेन सेकंड, है ना, जो आपका मैत्रक वंश था। लेकिन यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा जो रिवर है जो विंध्य और सतपुरा के बीच में फ्लो हो रही है, मन तो कर रहा है ज्योग्राफी पढ़ा दें, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये नीचे आए तो इनको किसने हरा दिया, यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे पुलाकेशिन II ने हरा दिया, और ना दक्षिणेश्वर का टाइटल ले लिया था इन्होंने। फिर हमने देखा था इनको हराया था नरसिम्हा वर्मन I ने, जो कि बिलोंग करते थे पल्लव डायनेस्टी से, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक था, यानी कि यहाँ तक ही लिमिट हो गए थे। 647 AD में इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे अब क्या चल रहा था, यहाँ पे अब स्ट्रगल चल रहा था 3 डायनेस्टीज़ के बीच, 3 पार्टीज़ के बीच, तभी इसको बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। तब इसको बोलते हैं त्रिपक्षीय युद्ध। ये किसके बीच में चल रहा था त्रिपक्षीय युद्ध, ये चल रहा था, अब एक्चुअल में ये थोड़ा सा लेट वाला मैप है, लेट इन दी सेंस मतलब कि यहाँ पे सेन डायनेस्टी नहीं, पाल थी, पाल के बाद सेन लोग आए थे। तो यहाँ पाल थी,
यहाँ सोलंकी परमार नहीं थे, यहाँ पे थे गुर्जर प्रतिहार, जो बाद में यहाँ पे सोलंकी परमार और चंदेल आ गए। ठीक है, तो यहाँ गुर्जर प्रतिहार थे, यहाँ पे यादव्स नहीं थे, यहाँ पे हमें पता है राष्ट्रकूट हुआ करते थे। दंती दुर्ग फाउंडर थे जिन्होंने चालुक्य डायनेस्टी के रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया था। और क्या परफॉर्म किया था? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है? था गोल्डन वूम्ब। ठीक है, तो ये तीनों लोग कन्नौज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि कन्नौज मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट सेंटर था, और इम्पॉर्टेंट सेंटर था तो इसलिए कंट्रोल करना चाहते थे। भाई तब के टाइम पे दो ही चीज़ें हुआ करती थी, या तो कैपिटल पे कंट्रोल करो, और दूसरों वालों के जिस पे अटैक कर रहे हो उसको टेम्पल तोड़ो, मंदिर तोड़ो। तो जैसे एक दूसरे पे, जैसे कि मान लो ये चालुक्य जब अटैक करते थे पल्लव पे, तो इनके मंदिर तोड़ा करते थे ये। तो मंदिर तोड़ा इसलिए करते थे क्योंकि कभी भी कोई भी रूलर जीत के आता था तो वो टेम्पल बनाता था, तो वो जितना मतलब ये दिखाने के लिए कि हमारा एम्पायर कितना मैग्निफिशेंट है, तो उतने ही मैग्निफिशेंट बड़े बड़े मंदिर बनते थे। तो मंदिर ही एक तरह का सिंबल होते थे उस पर्टिकुलर रीजन के पावर का। तो ये चीज़ किया करते थे। तो दो क्या इनकी जो क्या मैं बोल रहा था आपको, हाँ, तो जो कैपिटल थी कन्नौज हर्षवर्धन की, तो इस पे कंट्रोल कब्जा जमाना चाहते थे, बिकॉज उत्तर पथ और दक्षिण पथ कनेक्ट होता था। तो इसीलिए ही ये जो है त्रिपक्षीय युद्ध होता है। कब होता है ये? 790 एडी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रफली 8th सेंचुरी एडी के टाइम पे ये स्ट्रगल हो रहा है कन्नौज। इसीलिए इसको कन्नौज स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं, या कन्नौज ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो कन्नौज को हम कन्नक बुज के नाम से भी जानते थे पहले। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करें तो ये नागभट्ट दी फर्स्ट इसके फाउंडर थे इस डायनेस्टी के बारे में। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, जिनके बाद में ये आपके सोलंकी और परमार और डिफरेंट जो राजपूत रूलर्स हैं वो आए यहाँ पे, चौहान वगैरह। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके ईस्टर्न इंडिया में पाल थे। पाल में हमें बस याद रखना है, पाल का यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, पाल का यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। पाल के रिगार्डिंग ध्यान रखना है, फाउंडर कौन थे और कौन इंपॉर्टेंट रूलर थे। तो फाउंडर थे गोपाल या फिर गोपाल प्रथम। इन्होंने ही ओदांतपुरी नाम की एक यूनिवर्सिटी सेटअप करी थी। ओदांतपुरी ये कहाँ पे पड़ेगी? ये बिहार शरीफ जो है आपका बिहार में, वहाँ पे पड़ेगी, सॉरी। ठीक है, इसके बाद आए थे आपके धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्होंने सेटअप करी। ये भी बिहार में, जरा बताएंगे कमेंट में किस जगह बिहार में। ठीक है, तो धर्मपाल ने, और नालंदा किसने स्टैब्लिश करी थी? गुप्ता रूलर थे कुमार गुप्त वन, है ना। तो उदांतपुरी और विक्रमशिला, ध्यान रखना, ये गोपाल और उनके अगले रूलर धर्मपाल ने स्टैब्लिश की। और हमने देखा था महिपाल को ही हराया था राजेंद्र दी फर्स्ट ने। ठीक, तो इतनी चीज़ क्लियर। तो पाल यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में थे, और राष्ट्रकूट के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। दंती दुर्ग फाउंडर थे, हिरण्यगर परफॉर्म किया था, और ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो बस ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में जीता कौन आखिरी में? जीते माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार जीते, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मैग्निफिशेंट जीत नहीं थी कि पूरी तरह से कन्नौज में कब्जा जमा लिया और बहुत लंबे समय के लिए जमा लिया। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो है ये शॉर्ट लिव्ड विक्ट्री थी गुर्जर प्रतिहार की। ठीक है, तो विक्ट्री नहीं पूछता है आपसे, पूछता ये है कि कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे होती है हमारी चीज़ें ख़त्म। एंड ठीक, एक चीज़ अच्छा और यहाँ पे ध्यान रखना, एंड दैट वाज कि अगर पूछ ले कि भाई अराइयार कौन होते थे चोलास के टाइम पे, अराइयार, तो जो चीफ होता था, ठीक है, चीफ होता था एक असेंबली का, उसको अराइयार बोलते थे। और ये कौन होता था? मुवेंदा वेलन। ठीक है, मुवेंदा वेलन। तो वेलन का मतलब होता है, वेलन का मतलब वहाँ पे साउथ इंडिया में पेजेंट फार्मर को वेलन बोलते थे। तो जो बड़े बड़े पेजेंट होते थे, जो बहुत पार्ट ऑफ लैंड को होल्ड कर रहे हैं, और जो किंग के साथ बड़े प्रोमिनेंट हैं, मतलब कि वो कोर्ट में ही ज़्यादातर रहते हैं किंग के साथ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट या फिर रिच लैंड ओनर्स को जो बोलते थे हम। ठीक है, किसको बोलते थे? रिच लैंड ओनर्स को बोलते थे। ठीक है, मुविंदा विलन। बस ख़त्म हो गया हमारा ये चैप्टर। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया। कल से एक्चुअल में स्टार्ट होगा, मतलब आज का सर वार्म अप हो रहा था भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं चोला एम्पायर से, चोला विजयनगर से। तो ये मतलब ये मत समझना कि माहौल यहाँ कुछ बनना था। हाँ, माहौल बनना है मेडिवल हिस्ट्री के लिए, लेकिन ये मत समझना कि ये लेक्चर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। ठीक है, और मैं अगर लेक्चर के लास्ट में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि फिर इंपॉर्टेंट है वो, है ना। पहले अगर बोलता तो चलो ये भी होता कि मैं इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। बाकी क्या ही बोलें, हैं, क्या बोलें बताओ, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।